यस माय डियर फ्रेंड्स, अव यू ऑल फ्रेंड्स, दिस इज सीए मोहित और आज है आपके सीए इंटर ऑडिट के फास्ट ट्रैक बैच का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने SS 700 को पूरा ढंग से पढ़ा था। SS 700 की पूरी कहानी हमने जान ली थी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट ऐसे जो SS 700 सीरीज का नेक्स्ट पड़ाव होगा, वो होगा आपका SS 705 और जिसका नाम है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, SS 700 के अंदर हमने क्या देखा कि कैसे हम लोग ओपिनियन को फॉर्म करते हैं और कैसे उसका रिपोर्टिंग करते हैं। अब जब हमने ओपिनियन फॉर्म करने की बात करी तो उसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ओपिनियन देखा था। तो उसके अंदर दो प्रकार के ओपिनियन थे, एक था मॉडिफाइड ओपिनियन और एक था अनमॉडिफाइड ओपिनियन। चलो, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? तो हमने देखा था कि अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर AFRF या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AFRF के हिसाब से नहीं बने हैं या फिर उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है तो हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे। तो ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है वो क्या होता है, वो कैसे होता है, उसका ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो कहानी आपको SS 705 में बताई है और इसीलिए 705 का नाम है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन in the financial statement. So without wasting much time, let's get started with the discussion of SS 705 modifications to the opinion in the financial statement. तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये modifications होता क्यों है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ SS 705? ये ऑब्जेक्टिव मैं आपको स्पेसिफिकली वर्ड क्यों मार्क करके दे रहा हूं, बिकॉज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में SS 705 का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली क्वेश्चन करके आया हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए, स्टडी मटेरियल में है, इसका मतलब ये है कि ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, या आई कैन से द सर्कमस्टेंसेस जहां पे मॉडिफिकेशंस आ सकते हैं। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि रीजंस क्या है क्यों हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने आपको रीजन बता दिया है, 700 के अंदर भी थोड़ी बहुत चर्चा हो चुकी थी। अब फॉर्मली देखते हैं कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन और व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द ओपिनियन कैन बी मॉडिफाइड और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ SS 705। तीनों तरीके से एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो व्हाट इज दिस ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। देखिए SS 705, the objective of the auditor is to express clearly and appropriately modified opinion। SS 705 बोलता है कि कैसे कोई ऑडिटर अपने मॉडिफाइड ओपिनियन को अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस करे। कब? when अगर मान लो ऑडिटर ये कंक्लूड करता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो फिर हमको मॉडिफाई करने की गरज नहीं है, हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन SS 700 के हिसाब से देंगे। लेकिन यहां पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटेड है, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो हम अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। रीजन नंबर 1 जिसकी वजह से आपका ओपिनियन मॉडिफाई होगा। दूसरी बात, अगर मान लो ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो उसके अंदर मैंने ये बात बता दी थी आपको। लेट मी जस्ट जंप टू दैट पॉइंट। यस, तो अगर मान लो आप ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे? जब वो AFRF के हिसाब से बने हुए हैं और फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। आप मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे? जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFRF के हिसाब से नहीं बने हैं और वो क्या नहीं है, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और उसके रीजन क्या होंगे कि अगर मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं और उसके बाद आप बोलते हो कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो आप मॉडिफाई करेंगे, या फिर आपको सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है तो आप
आप क्या कहोगे? बताएंगे आप ऑडिट के लिए चले गए और आपको एविडेंस ही नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि भैया ट्रू एंड फेयर व्यू है, या फिर आप बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है? आप क्या कहोगे? आप कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज आपको एविडेंस ही नहीं मिला है। तो अगर आपको एविडेंस नहीं मिला है तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, और इस नॉट एनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन को भी हम क्या कहते हैं? मॉडिफाइड ओपिनियन कहते हैं। तो मॉडिफाइड ओपिनियन बस ये नहीं होता है कि हमने ऑडिट किया है और ऑडिट करने के बाद पता चला कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कहेंगे कि अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं तो यू आर अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, तो ये भी एक मॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है। तो SS 705 के अंदर हम लोगों को पहली चर्चा क्या करनी है कि व्हाट आर द रीजंस, या आई कैन से व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, या व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द ओपिनियन कैन बी मॉडिफाइड या मॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस। तो वहां पे दो रीजन हो सकते हैं। मैं बड़े ही शांति से और सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि अगर मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले हैं एंड यू टेंड टू डू ऑडिट, मतलब आपने ऑडिट किया है और ऑडिट करने के बाद पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर not free from material misstatement, not free from material misstatement, या फिर आपको sufficient and appropriate audit evidence ही नहीं मिला and you unable to express the opinion, you unable to express the opinion, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रीजंस या ऑब्जेक्टिव्स या फिर सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द मॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस। तो अगर मान लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या इफ यू अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, तो फिर हम मानेंगे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो ऑडिट आपने किया है उसका ओपिनियन मॉडिफाई होगा। यह आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, जो आपके आंसर जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है अंडर SS 705। तो व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द मॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी एक्सप्रेस। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं सर ठीक है, हमको पता चला कि हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे। अब समझेंगे कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन के प्रकार क्या है। देखिए मैंने 700 में क्या बताया कि ओपिनियन के दो प्रकार होते हैं, एक कौन सा होता है? दैट इज योर मॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू। तो सर व्हाट इज मॉडिफाइड ओपिनियन, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, यहां पे देखिएगा मॉडिफाइड ओपिनियंस के तीन प्रकार होते हैं। ओके, कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्वालिफाइड ओपिनियन, कौन सा ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा होता है एडवर्स ओपिनियन, दूसरा कौन सा होता है? एडवर्स ओपिनियन। और तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, तो पहला कौन सा होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा कौन सा होता है? एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो मॉडिफाइड ओपिनियन के तीन प्रकार, एक होता है क्वालिफाइड, दूसरा होता है एडवर्स, तीसरा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, तो अगर मान लो उसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपिनियन, तो मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा कि ओपिनियन के बेसिकली दो प्रकार बन सकते हैं। पहला होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन और दूसरा होता है मॉडिफाइड ओपिनियन। कौन सा होता है? मॉडिफाइड ओपिनियन। और फिर मॉडिफाइड ओपिनियन के और प्रकार हो सकते हैं। पहला होगा आपका क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा होगा आपका एडवर्स ओपिनियन, और तीसरा होगा आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, वापस एक बार, ओपिनियन के दो प्रकार, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के तीन प्रकार, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। तो इन अ वे ओपिनियन के चार प्रकार होते हैं, अनमॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। अभी हमको ये देखना है कि सर ये क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं, एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हैं, तो इनकी जानकारी हमको लेना है। तो शांति से दिमाग शांत करके इस टॉपिक को पढ़ना है, बिकॉज इसके ऊपर दो तीन प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकती है, जो ऑलरेडी पूछे हुए भी है। ओके, तो सारे क्वेश्चन को रिकवर करके वह हम लोग चलेंगे। बस आपका साथ चाहिए, बस आपका अटेंशन पूरा मेरे को यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये ओपिनियन कम कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर देना है, तो ये रहा उसका आंसर। तो पहली बात यहां पे आप ध्यान देंगे, नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। मतलब ऐसे कौन से मैटर है
जिसके अंदर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे, तो उसका पहला आंसर है कि अगर मान लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड है और दूसरा आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। तो ऊपर हमने रीजन देखा था ना, वही रीजन है कि भैया देखिए, अगर मान लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटेड है या फिर आपको क्या नहीं मिला है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, तो उस वजह से आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको और एक चीज पे ध्यान देना है, जो ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला हेडिंग है। क्या लिखा है? ऑडिटर्स जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस, क्या लिखा है? अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट्स और पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स व्हाट? शांति से सुनिएगा इस बात को। अगर मान लेते हैं मैं ऑडिट करने के लिए चला गया और मैंने ऑडिट करते समय कुछ मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढा है। अगर मान लो वो मिसस्टेटमेंट्स कुछ इस नेचर के हैं कि जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाकी किसी एरिया में नहीं आता है, तो उस मिसस्टेटमेंट का नेचर परवेसिव नहीं होता है। अगर उस मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाकी सारे एरिया में आता है, तो उसको हम लोग परवेसिव मिसस्टेटमेंट कहते हैं। ये वाला जो वर्ड है परवेसिवनेस, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं कि परवेसिव क्या होता है। परवेसिव का मतलब क्या होता है? विच इज अफेक्टिंग to many areas of the financial statement, and what is not pervasive, which are not affecting to the many areas of the financial statement। financial statement को as a whole इफेक्ट करने वाला वो स्टेटमेंट नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरऑल इफेक्ट करने वाला अगर मिसस्टेटमेंट है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परवेसिव मिसस्टेटमेंट कहेंगे। सर इस परवेसिवनेस है या नहीं है, इसको हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं? बिकॉज अगर आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेसिव है तो आपका ओपिनियन बदलता है, और अगर परवेसिव नहीं है तो फिर आपका ओपिनियन बदलता है। किस प्रकार से होता है? तो देखिए, अगर मान लो आप ऑडिट करने के लिए चले गए और आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, और ऑडिट करने के बाद आपको पता चला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है वो लास्ट लेक्चर मैंने आपको डिटेल में समझाया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर पे जंप करिएगा, आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है वो पता चल जाएगा। तो अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, मींस आपने ऑडिट किया है और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर मटेरियल है, यानी कि मिसस्टेटमेंट्स आपको मिली और वो मिसस्टेटमेंट्स अगर मटेरियल है लेकिन वो परवेसिव नहीं है। ओके, क्या कहा मैंने? अगर मान लो आप ऑडिट करने के लिए चले गए, ऑडिट के अंदर आपको पता चला कि भैया यहां पे मिसस्टेटमेंट्स है और वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियली भी है, लेकिन मटेरियल होने के बावजूद वो क्या नहीं है? वो परवेसिव नहीं है। परवेसिव नहीं है मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा जगहों पे अफेक्ट नहीं कर रही है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरऑल अफेक्ट नहीं कर रही है। तो फिर उस प्रकार के मिसस्टेटमेंट्स की वजह से आप जो ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे उसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो आप ऑडिट करने के लिए चले गए और आपने कुछ मिसस्टेटमेंट्स ढूंढे, मान लो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में कुछ गलतियां है, या प्रिंटिंग स्टेशनरी में कोई गलतियां है, या सैलरी में एक दूसरी जगह पे गलती है, किसी एम्प्लॉय का सैलरी ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, अदर इनकम में थोड़ा गलती है, कुछ किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस नहीं हुआ है, एक दूसरा अकाउंटिंग का कंप्लायंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से पूरा इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होने वाला है, कोई डिस्क्लोजर वगैरह नहीं दिया हुआ है, या फिर आपके डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, एक दूसरा असेट के अंदर कोई गलती हो गई, तो ये ऐसे वाले मिसस्टेटमेंट्स है जिसका इफेक्ट आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आएगा, वो इक्का दुक्का उस एरिया के रिलेटेड जगह पे अफेक्ट करेगा। जैसे डेप्रिसिएशन में अगर गलती हो गया तो कहां पे इफेक्ट आएगा? आपके डब्ल्यूडी में इफेक्ट आएगा, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होने की वजह से आपके प्रॉफिट में गलती होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी, अदर इनकम, इसमें अगर थोड़ी बहुत गलतियां है तो वो आपके प्रॉफिट पे इंपैक्ट करेगा। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और किसी एरिया को, सेल, परचेज वगैरह को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो ऐसे कोई मिसस्टेटमेंट्स है तो आप क्या कहोगे कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? नहीं, आप क्या कहोगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है एक्सेप्ट फॉर दीज आइटम्स।
यानी कि फॉर से सपोज मान लो डेप्रीसिएशन में गलती हो तो आप क्या बोलोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो सही है लेकिन डेप्रीसिएशन की अमाउंट इतने से कम हो चुकी है, इसका इंपैक्ट आपके नेट प्रॉफिट पे आया है, नेट प्रॉफिट कम या ज्यादा दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। तो आप क्या ओपिनियन देंगे? वैसे अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या ओपिनियन देते थे? ट्रू एंड फेयर व्यू। बस इसी को लगा करके क्वालिफाइड ओपिनियन देना है कि मैंने ऑडिट किया है, ऑडिट करने के बाद पता चला कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो क्या नहीं है, लेकिन वो मटेरियल नहीं है, और अगर मटेरियल है और मटेरियल होने के बावजूद भी वो क्या नहीं है, परवेजिव नहीं है, वो किसी और जगह को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स मी ट्रू एंड फेयर व्यू बट एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ सो एंड सो। मेरे को पता है कि डेप्रिसिएशन में इतना गलती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इतना गलती है, और ये इफेक्ट छोड़ करके या ये इफेक्ट को लगा छोड़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स मी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो यहां पे क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स मी ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, क्योंकि मेरे को इफेक्ट पता है कि भैया ये 2-3 बातें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिख रहा है, और इस वजह से मैं क्या दे रहा हूं? क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं। सर इसको रिपोर्ट में कैसे लिखते हैं? देखेंगे, कोई चिंता नहीं है, पहले सारे ओपिनियन का प्रकार देखते हैं, फिर एक एक प्रकार के ओपिनियन के पैराग्राफ को हम लोग चेक करेंगे किस प्रकार से उसको रिपोर्टिंग करते हैं। आई बात समझ में? कोई घाई गड़बड़ नहीं, शांति से चलने दो, ठीक है? चलिए, ये होगा आपका क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन अगर मान लो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने ऑडिट किया, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, आपने ऑडिट भी किया, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको मिसस्टेटमेंट दिखे, वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल होने के साथ साथ परवेजिव भी है, वो मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल होने के साथ साथ क्या है? परवेजिव भी है। तो इन दैट केस यू विल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स ओपिनियन का मतलब क्या होता है? आप ये नहीं कहोगे ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट, आप कहोगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। आप क्या कहोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। आई बात समझ में? आप क्या कहोगे? नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ये परवेजिव होने का एग्जाम्पल क्या है? सुनिए बात को। अगर मान लो आप ऑडिट कर रहे हो और ऑडिट करते करते आपको पता चला कि मैनेजमेंट ने एक फ्रॉड किया हुआ है। अब मैनेजमेंट का जब फ्रॉड आपको दिख गया तो दिमाग में क्या आएगा कि भैया एक जगह पे फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जगहों पे उन्होंने फ्रॉड नहीं किया होगा। तो ये जो मिसस्टेटमेंट है इसको हम लोग क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट कहते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं। मिसस्टेटमेंट के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। व्हाट इज क्वांटिटेटिव? जिसको मैं क्वांटिफाई कर सकता हूं कि भैया परचेस में इतना मिस्टेक है, सेल्स में इतना मिस्टेक है, असेट में इतना मिस्टेक है, शेयर कैपिटल में इतना मिस्टेक है, लोन्स में इतना मिस्टेक है, इन्वेंटरी में इतना मिस्टेक है, एक्सपेंस में इतना मिस्टेक है, अदर इनकम में इतना मिस्टेक है। मतलब आई कैन क्वांटिफाई दैट मिसस्टेटमेंट, तो इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव मिसस्टेटमेंट। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है उसका क्वांटिटी से कुछ लेना देना नहीं होता है, भले ही अमाउंट छोटी हो, लेकिन इस छोटी अमाउंट के बाद भी ये मिसस्टेटमेंट ऐसे नेचर के जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी मटेरियलिटी फिक्स नहीं की जा सकती, वो है तो है, और उसकी वजह से आपका मिसस्टेटमेंट हमेशा मटेरियल ही हम लोग मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल एम्प्लॉय फ्रॉड हो गया या मैनेजमेंट फ्रॉड हो गया, तो अगर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कहीं पे आपको दिख रही है तो आप समझोगे कि भैया ये इस दीमक की तरह है, ये बस एक जगह पे नहीं, ये बहुत सारी जगह पे भी फ्रॉड हो सकता है। एक जगह पे फ्रॉड हुआ है, बहुत सारी और जगह पे फ्रॉड कर सकते हैं। ये ऐसा मिसस्टेटमेंट है जो कि एक परवेजिव नेचर का है, मटेरियल भी है और साथ साथ परवेजिव नेचर का है। तो आप ये नहीं कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द फ्रॉड मेड बाय द मैनेजमेंट। नहीं, आप क्या कहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट गिविंग अस ट्रू एंड फेयर व्यू, सो नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू कहेंगे। जैसे आप कहेंगे ना इट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू, आप बोलेंगे नहीं, इट डू नॉट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू। पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बर्बाद है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही गलत है। इसको क्या बोलते हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन, और इसको बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन। आई गेस आपने ऑडिट किया है, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं, उसके बाद आपने देखा कि भैया वहां पे मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट बाद में मटेरियल भी है, मटेरियल होने के साथ साथ अगर वो परवेजिव नहीं है तो परवेजिव नहीं है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन बोलेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, और अगर मटेरियल होने के साथ साथ वो परवेजिव भी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्स ओपिनियन देंगे, जिसमें हम कहेंगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। आई गेस आपको ये पहला वाला पॉइंट जो है
वो क्लियर है कि क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं और एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और साथ साथ परवेजिव भी है तो आप क्या बोलेंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। अब उसके नीचे आते हैं, चलिए आपने ऑडिट किया, एविडेंस मिले, एविडेंस के बाद पता चला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बट व्हाट इफ यू अनेबल टू ऑब्टेन sufficient and appropriate audit evidences। आपको अगर sufficient appropriate audit evidence ही नहीं मिले तो आप क्या करोगे, तो फिर भी आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेकिन मॉडिफाइड के अंदर भी क्या होगा, तो यहां पे देखिए मॉडिफाइड के अंदर भी दो प्रकार की ओपिनियन है, एक है क्वालिफाइड, एक है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब कंफ्यूज मत होना, बिकॉज क्वालिफाइड ओपिनियन मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के टाइम पे भी देते हैं, साथ साथ आपको अगर एविडेंस नहीं मिले हैं उसके टाइम पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं। व्हाट डू मीन बाय दिस, मान लो आप ऑडिट के लिए चले गए, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप ऑडिट के लिए चले गए और आपको किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। पॉसिबिलिटी है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली है, बस इक्का दुक्का इंफॉर्मेशन नहीं मिली। जैसे आप इन्वेंट्री का चेकिंग करने के लिए चले गए, इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं मिला, आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन मिला, परचेस का मिला, असेट का मिला, शेयर कैपिटल मिला, लोन्स मिला, कैश एंड बैंक मिला, सब मतलब इन्वेंट्री को छोड़ करके आपको सब सारी जगह का इंफॉर्मेशन मिल गया, बस इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो आप क्या कहोगे कि आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन? नहीं, आप क्या बोलोगे कि भैया मैंने ऑडिट किया था लेकिन मुझको इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है और उस वजह से मैं इन्वेंट्री पे क्या नहीं कर सकता हूं, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता हूं। तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स मी ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर, अब बोलो एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट बोलू कि एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट बोलू, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट बोलू, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट बोलो। अगर मान लो मैं बोलता हूं एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, अगर मैं बोलता हूं एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, तो अगर मैं एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट बोलूंगा तो मेरे को पता होना चाहिए कि भैया इस इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या गलती है। बिकॉज अगर मैंने चेकिंग करा है, मुझको पता चला कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 500 करोड़ होना चाहिए था, एंटिटी ने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 400 करोड़ किया है, तो 100 करोड़ का इन्वेंट्री वैल्यूएशन कम हो चुका है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चाहे प्रॉफिट हो, असेट हो, उसके अंदर 100 करोड़ का मिसस्टेटमेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द इन्वेंट्री, और फिर नीचे लिखूंगा कि 100 करोड़ का इन्वेंट्री का गफला है या 100 करोड़ का मिसस्टेटमेंट है। लेकिन यहां पे मेरे को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के लिए या इन्वेंट्री चेक करने के लिए एविडेंस ही नहीं मिला है, मैंने इन्वेंट्री चेक ही नहीं किया है, तो हाउ कैन आई से कि एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ सो एंड सो? नहीं, मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि मेरे को यह भी नहीं पता है कि उसमें गलती है या गलती नहीं है। गलती हो भी सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है। आई कैन नॉट से राइट नाउ एनीथिंग अबाउट द इन्वेंट्री, तो मैं बोलूंगा ट्रू एंड फेयर व्यू। बाकी सब मैंने चेक किया, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन इन्वेंट्री के अंदर मैंने चेकिंग नहीं किया है, तो मेरे को नहीं पता है कि उसके अंदर क्या क्या मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा दैट ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द इन्वेंट्री, क्योंकि बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखूंगा क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन द इन्वेंट्री। बाकी सब चेकिंग किया है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये होता है क्वालिफाइड ओपिनियन अंडर व्हाट, व्हेन यू डू नॉट ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस फॉर द पर्टिकुलर रीजन और फॉर द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हां, अब उल्टा ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑडिट के लिए चले गए और आपको ऑडिट के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, आपको सेल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपको परचेस का इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, आपको इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, असेट का नहीं देते, शेयर कैपिटल का नहीं देते, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देते हैं जिसकी वजह से आपको, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का इंफॉर्मेशन देते हैं, ट्रैवलिंग का इंफॉर्मेशन देते हैं, अदर इनकम का इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है वो ही नहीं देते हैं। तो बताएंगे विल यू बी एबल टू कंडक्ट द प्रॉपर ऑडिट एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन? द आंसर इज नो। तो इन दैट केस आप क्या दोगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। क्या दोगे, डिस्क्लेमर। क्या डिस्क्लेमर दोगे, दैट आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, मतलब मैं ओपिनियन ही एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, मेरे को नहीं पता है सही है या गलत है, मैंने ऑडिट ही नहीं किया, तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दूंगा? और फिर उसका रीजन भी दूंगा बेसिस फॉर ओपिनियन में कि भैया मैंने इन्फॉर्मेशन ऑडिट करने के लिए चला गया था लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, तो हाउ आई विल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट एंड हाउ आई विल एबल टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। तो देखिए, चाहे जो भी ओपिनियन हो, एडवर्स हो, क्वालिफाइड हो या डिस्क्लेमर हो, आपको बेसिस फॉर ओपिनियन में आप क्यों दे रहे हो वो तो आपको लिखना ही लिखना होगा। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देते हो,
जब आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलता है किसी भी प्रकार से, तो आप क्या एक्सप्रेस करते हो? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो वापस एक बार, अगर मान लो आप ऑडिट के लिए चले गए और ऑडिट के अंदर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले, आपको उसके बाद पता चला कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अगर वो परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ सो एंड सो। अगर मान लो आपको पता चला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और साथ साथ वो परवेजिव भी है, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? आप दोगे एडवर्स ओपिनियन, आप कहोगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। साथ साथ आप ऑडिट करने के लिए चले गए लेकिन आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, और मान लो वो एविडेंस आपको किसी पर्टिकुलर रीजन का नहीं मिला, तो आप क्या दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। ऊपर बोलते हैं एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट, यहां पे बोलेंगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। और अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, तो आप क्या बोलोगे? दैट आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। इसको बोलते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो आई गेस आपको ये 4 प्रकार के ओपिनियन जो है वो ढंग से क्लियर है। ओके, शांति से एक बार मैं राइटिंग में यहां पे आपको दे रहा हूं कि कौन कौन से प्रकार के कैसे कैसे ओपिनियन आप यहां पे देते हो। तो देखिए यहां पे कि कौन सा ओपिनियन कब दोगे। ओके, विच टाइप ऑफ ओपिनियन। तो अगर मान लो आपके पास मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो क्या नहीं है, और वो परवेजिव नहीं है, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? आप दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, आप दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर मान लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन साथ साथ वो क्या है? परवेजिव भी है, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? आप दोगे एडवर्स ओपिनियन। आप क्या दोगे? एडवर्स ओपिनियन। साथ साथ अगर मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के, किसी पर्टिकुलर एरिया के, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। और मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस किसी भी प्रकार से नहीं मिलते हैं फॉर ऑल मैटर्स या फॉर ऑल एरियाज, तो आप कौन सा ओपिनियन दोगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। आई बात समझ में? कौन सा ओपिनियन दोगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सॉरी, तो आप कौन सा दोगे? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ओके, आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन में भर भर के सवाल इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 2-3 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इस पे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ओके, तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि भैया व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द रीजंस और व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द मॉडिफाइड ओपिनियन कैन बी गिवन। और दूसरा फिर आएगा आपका टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। एंड उसके बाद आएगा तीसरा क्वेश्चन कि बताएंगे कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आप क्या दोगे? मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे। ठीक है, अगर मान लो आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉडल के क्वेश्चन देखोगे तो इसके अंदर आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्ड एज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे वाले सवाल देख के बच्चों का दिमाग घूम सकता है। अगर मान लो आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तभी जाकर के आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द फैक्टर्स। ये फैक्टर वाले सवाल दिखे ना तो बहुत ही मतलब हो सकता है कि बच्चे इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जिसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर है वही ये फैक्टर वाले क्वेश्चंस को क्लियर कर सकता है या फिर देख सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ऑडिट का प्रिपरेशन करते हो तो आपका बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर जो होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। बिकॉज कौन से पॉइंट पे कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आए हैं ऑलरेडी, कौन से प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है, आरटीपी में है, एमटीपी में है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस में है, उसके बिना पे आप प्रोबेबल क्वेश्चंस को जज कर सकते हो या फिर जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे उसका एनालाइज करके आंसर लिख सकते हो। कभी कभार ऐसे फैक्टर वाले क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है और इसका आंसर में क्या लिखो। जब सजेस्टेड आंसर्स आते हैं तो पता चलता है अरे हाँ इसका आंसर तो मेरे को पता था। मतलब बच्चों को आंसर पता होता है लेकिन वो आंसर इसी क्वेश्चन का है वो नहीं समझता है। देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि वहां पे आपको पता है कि मेरे को इसका आंसर आता है या आंसर नहीं आता है, बस दो ही चीजें।
ओके, एफएम हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इसके अंदर आपको क्या है कि मेरे को ये आंसर आता है, मेरे को ये आंसर नहीं आता है, कोई बीच का रास्ता नहीं होता है। ऑडिट के अंदर ये प्रॉब्लम है कि आपको सब कुछ आने के बाद भी आप ये बता नहीं सकते हो कि मेरे को आता है कि नहीं आता है। जब मैं प्लेन रीडिंग करता हूं मेरे को लगता है हाँ सर ने बताया टाइप्स ऑफ ओपिनियन, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। कब आता है? जब फाइनेंशियल में मटेरियल स्टेटमेंट है, परवेजिव नहीं है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले, ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, तो ये पता चल सकता है, ये आपको क्लियर है। लेकिन जब इस पे इंस्टीट्यूट कोई ऐसा फैक्टर वाला क्वेश्चन पूछती है या फिर कोई गूगली वाला क्वेश्चन पूछती है तो आपको ये नहीं समझेगा कि यही उसका आंसर था। बाद में फिर रिग्रेट होता है, अरे यार वो मैं कर लेता तो अच्छा होता, ये क्वेश्चन मेरे को ऑलरेडी पता होता तो मैं आंसर लिख के आ जाता। तो बाद में रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। द पेन ऑफ रिग्रेट इज द बिगेस्ट पेन इन दिस वर्ल्ड। तो रिग्रेट काहे के लिए करने का? पहले ही सारे क्वेश्चंस को अगर आप देख कर को फास्ट ट्रैक बेंच के अंदर हमारी ये कोशिश होगी कि हम लोग ये क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चले ताकि आपको ऑडिट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट। कि कौन से प्रकार का मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट है, ये डिसाइड करने वाले कौन से फैक्टर्स है। मतलब कौन सा प्रकार का मॉडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, क्वालिफाइड है, एडवर्स है, डिस्क्लेमर है। इनमें से कौन सा ओपिनियन मैंने देना है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखिए आंसर देखिए इंस्टीट्यूट का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, पैरा नंबर 5.4। यस, ये रहा आपका पैरा नंबर 5.4। ओके, ये रहा उसका क्वेश्चन और ये उसका आंसर। द डिसीजन रिगार्डिंग विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट डिपेंड्स अपॉन, कौन से बात पे? नंबर 1 क्या लिखा है, the nature of the matter giving rise to modification, that is whether the financial statements are materially misstated or in case inability to obtain the sufficient and appropriate audit evidences may be materially misstated। देखिए यहाँ पे वही सारी बातें है क्या, nature of matter giving rise to modifications, whether the financial statements are materially misstated and whether they are unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidences। तो ये उसका आंसर है। आई बात समझ में? ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो आप क्या कहोगे, भैया मेरे को ओपिनियन मॉडिफाई करना होगा, या फिर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो फिर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे। ओके, दूसरा पॉइंट, द ऑडिटर जजमेंट अबाउट द परवेसिवनेस ऑफ द इफेक्ट और द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरी बात क्या बोली है, ये वाला है। ओके, दैट ऑडिटर जजमेंट अबाउट दी परवेजिवनेस, मतलब परवेजिवनेस है या नहीं है। ओके, वही उसका आंसर है। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कौन से मैटर से आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे। तो बस मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या आपको SAA नहीं मिला तो आप मॉडिफाई नहीं करेंगे, मॉडिफाई तो करेंगे लेकिन कौन सा मॉडिफाई, ये डिपेंड करता है इस पॉइंट पे कि परवेजिव है या नहीं है। तो यही आपका आंसर है। ओके, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि व्हाट आर द factors which are affecting the decision regarding which type of modified opinion is appropriate। कौन सा modified opinion कौन से जगह पे appropriate है, तो आप लिखोगे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले, साथ साथ वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो परवेजिव है या नहीं है, उसके बेस पे आपका कौन सा प्रकार का ओपिनियन आएगा वो अफेक्ट करता है या फिर वो डिसीजन हम लोग लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करिएगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस देख के हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, तो दिमाग के अंदर जो है कंफ्यूजन नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को ठीक से टैकल करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज पर SS 705 टू द मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नंबर 1, ये SS 705 कहता है कि आप क्लियरली क्या करिए, मॉडिफाइड ओपिनियन को एक्सप्रेस करिए। कब? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड यू अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जो मैंने आपको यहां पे ऊपर लिख के दिया है। आई बात समझ में? तो ये उसका आंसर है और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। बात समझे? क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 11 देखिए, द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall include the section directly following the opinion section with the heading basis for opinion explain, नहीं सॉरी basis for opinion नहीं, basis for opinion तो हम लोग कल हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देना चाहिए था, सॉरी। डिस्टिंग्विश बिटवीन द एडवर्स ओपिनियन एंड क्वालिफाइड ओपिनियन एंड आल्सो ड्राफ्ट एन ओपिनियन पैराग्राफ फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो इसको अभी हमने नहीं देखा है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग पेंडिंग मार्क करते हैं। बात करते हैं कि एडवर्स ओपिनियन क्या होता है और क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? तो एडवर्स ओपिनियन क्या है भाई और बहनों? एडवर्स ओपिनियन क्या है कि अगर मान लेते हैं आपके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और साथ साथ वो क्या है, वो परवेजिव भी है। वो क्या है बोलो? साथ साथ क्या है? परवेजिव भी है। तो आप कौन सा ओपिनियन देते हो? एडवर्स ओपिनियन, जिसके अंदर बोलते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आप आंसर लिखने के टाइम पे क्या लिखोगे कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और फिर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट परवेजिव नेचर के हैं, तो हम कौन सा ओपिनियन देते हैं? एडवर्स ओपिनियन देते हैं। और फिर क्या बोला है? कौन सा? क्वालिफाइड ओपिनियन बताओ। अब क्वालिफाइड ओपिनियन देने के दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट दिखे है लेकिन वो क्या नहीं है, वो परवेजिव नहीं है, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देते हो। साथ साथ आपको एसएई नहीं मिला है और वो एसएई नहीं मिला है और वो क्या नहीं है, परवेजिव नहीं है, तो आप क्या देते हो? क्वालिफाइड ओपिनियन। मतलब किसी एक जगह का आपको एविडेंस नहीं मिला है, वो इतना ज्यादा परवेजिव तो नहीं होगा, वो बहुत सारी जगह को अफेक्ट तो नहीं करेगा, तो आप क्या बोलोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे बोलते हो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ। तो ये रहे क्वालिफाइड ओपिनियन और या एडवर्स ओपिनियन। तो इसको बस आपने क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने कैसा आंसर उसको लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 is 12। देखिए, ऑडिटर shall express an adverse opinion when the auditor is having obtained sufficient and appropriate audit evidences and conclude that misstatements individually aggregate are material as well as pervasive। मतलब आपको ऐसे ही मिला है और आपको मिसस्टेटमेंट्स भी मिले हैं, वो मटेरियल भी है और साथ साथ क्या है? परवेजिव है। Whereas ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं और वो कंक्लूड करता है कि मिसस्टेटमेंट्स मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, तो वो क्या करता है? क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। बस वहां पे क्या कवर नहीं करा है? अनएबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वाला पॉइंट नहीं लिखा है। तो क्या सर हम लिख सकते हैं? द आंसर इज यस, श्योरली यस। क्यों नहीं लिख सकते? अब वो भी लिख सकते हो बिकॉज वो भी क्वालिफाइड ओपिनियन है। इन्होंने यहाँ पे बस दो ही पॉइंट कवर किए। कौन से पॉइंट कवर किए हैं? ये वाला पॉइंट कवर करा है और ये वाला पॉइंट कवर किया हुआ है, बाकी कवर नहीं किया, ये वाला पॉइंट कवर नहीं किया है। लेकिन आप ये भी कवर कर सकते हो, कोई चिंता नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, बस अभी आपको दूसरा क्वेश्चन क्या लिखना है कि आप इन पैराग्राफ्स को लिखोगे कैसे, हाउ यू विल ड्राफ्ट द ओपिनियन। तो जैसे मैंने कहा था कि पहले ओपिनियन पैराग्राफ से क्लियर हो जाता है और उसके बाद फिर उसका ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं उसको हमको कवर करना है। बताएंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर है? और 2 मिनट लगाइएगा, 2 मिनट के अंदर सारी बातें एक बार रिकॉल करिएगा, इस चार्ट को देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब बात करते किसकी कि ये पैराग्राफ, ये ओपिनियन पैराग्राफ हम लोग कैसे लिखते हैं, यानी कि हर एक ओपिनियन के अंदर, मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर हाउ वी विल ड्राफ्ट दी ओपिनियन पैराग्राफ। तो नीचे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 कि हम अपना ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हैं। और कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन कर रहे हैं? क्वालिफाइड ओपिनियन। किस वजह से? कि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और वो क्या है? परवेजिव नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन वो परवेजिव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड ओपिनियन कैसे लिखते हैं। तो पहले तो आप लिखेंगे कि भैया हमने ऑडिट किया हुआ है, बिकॉज हम ओपिनियन देने के टाइम पे बोल देंगे ना कि ओपिनियन पैराग्राफ में 2 पार्ट आते हैं। पहला आता है इंट्रो पैराग्राफ और फिर आता है आपका क्या बोलो एक्चुअली में ओपिनियन का पैराग्राफ। तो इंट्रो पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस देंगे, आप कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल के लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि ये सारी बातें लिखने हैं। साथ साथ आप डेट एंड पीरियड कवर जो है वो भी आप लिखेंगे। तो ये इंट्रो पैराग्राफ तो सेम आपका आएगा। हाँ, लेकिन एग्जैक्टली ओपिनियन पैराग्राफ में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे इन आवर ओपिनियन, आई गेस आपको दिख रहा है,
इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस except for the effect of the matter described in the basis for qualified opinion of the section of the report, the aforesaid financial statement gives us true and fair view. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देता है? ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन. मतलब बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन के अंदर हमने जो मैटर्स बताए हैं उसका इफेक्ट छोड़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या देते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं. तो ये ओपिनियन का देना. आपने क्या बोला? आपने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं एक्सेप्ट फॉर, क्या बोला है? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ. एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ. ये इफेक्ट हमने कहां पे बताया है? बेसिस फॉर ओपिनियन में बताया है. अब देखिए बेसिस फॉर ओपिनियन साथ में देख लेते हैं. अब एक इलस्ट्रेशन के वे में दिया वो यही हमेशा हर एक कंपनी के अंदर मिसस्टेटमेंट होगा ऐसा नहीं है. देखिए क्या लिखा है? द कंपनीज इन्वेंट्री आर कैरिड इन द बैलेंस शीट एट रुपीज सो एंड सो. मैनेजमेंट हैज नॉट सेट द इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. एनआरवी या कॉस्ट से लोअर आपको बताना होता है बट स्टेटेड सोनली एट कॉस्ट. मतलब कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस से करना था. कंपनी ने कॉस्ट पे करा हुआ है, एनआरवी पे नहीं करा हुआ है. विच कॉन्सिडर डिपार्चर फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133. द कंपनीज रिकॉर्ड इंडिकेट दैट इट हैड मैनेजमेंट सेटेड द इन्वेंटरी एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी एंड अमाउंट ऑफ सो एंड सो वुड हैव रिक्वायर्ड टू राइट द इन्वेंटरीज डाउन टू देयर एनआरवी. मतलब क्या कि इन्वेंटरी का वैल्यूएशन आपका होना चाहता 400 करोड़ का, कंपनी ने 500 करोड़ पे करा हुआ है तो 100 करोड़ का मिसस्टेटमेंट यहाँ पे होता है. ओके. अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ सेल्स वुड हैव बीन इंक्रीज बाय सो एंड सो. इनकम टैक्स, नेट इनकम, शेयरहोल्डर्स फंड वुड हैव रिड्यूस बाय सो एंड सो अमाउंट. मतलब यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव डिटेल्स दिए है कि इस वजह से हमने कौन सा ओपिनियन दिया है? हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है. आई गेस आपको क्वालिफाइड ओपिनियन का ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो क्लियर है. ठीक है. आगे नीचे सारी बातें वही दी हुई स्टैंडर्ड्स के साथ. मतलब ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह क्या है वो तो अभी हमने नहीं देखा हुआ है. अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ये तो हो गया आपका कौन सा ओपिनियन? दैट इज क्वालिफाइड ओपिनियन. अब बात करते हैं एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स ओपिनियन कब देते हैं? कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है और वो क्या है? परवेजिव भी है. तो इन दैट केस एडवर्स ओपिनियन कैसे देते हैं? इंट्रो पैराग्राफ का सेम आएगा. ओके. जिसके अंदर बोला कि फाइनेंस स्टेटमेंट है, उस कंपनी का नाम क्या है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या कौन कौन सी बातें वगैरह आती है कि भैया बैलेंस शीट भी आती है, साथ साथ P&L भी आता है, कैश फ्लो भी आता है वगैरह वगैरह. ठीक है. नीचे आ गया अपना ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर एक इंट्रो आता है और एक क्या आता है आपका ओपिनियन आता है. ओपिनियन में तो क्या लिखेंगे? इन आवर ओपिनियन एंड टू द बूस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग द एक्सप्लेनेशन बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर डिस्कस इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन. मतलब जो मैटर्स हमने कहा डिस्कस किए हैं एडवर्स ओपिनियन के बेसिस में डिस्कस किए हैं. द अकंपनिंग कंसोलिडेटेड, अभी से कंसोलिडेटेड को छोड़ दो, आप बोलो बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू. तो बोलेंगे क्या? नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू. और उसका रीजन हमने कहा बताया है? बेसिस फॉर ओपिनियन में बताया है. बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या लिखेंगे? दैट the group has not consolidated the subsidiary company that the group acquired during so and so because it has not been yet able to determine the fair value of the certain subsidiaries material assets and liabilities in the acquisition. That investment is therefore accounted for the cost basis under the accounting principle generally accepted. The group should have been consolidated the subsidiary and accounted for the acquisition बेस्ड ऑन द प्रोविजनल अमाउंट. मींस व्हाट की कंपनी ने क्या करा हुआ है? एक सब्सिडरी कंपनी को बनाया हुआ है लेकिन उसको उन्होंने ठीक से कंसोलिडेट नहीं किया है. इसकी वजह से हम बोलते हैं कि पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है. तो इट इज नॉट गिविंग अस ट्रू एंड फेयर व्यू. बस ये रीजन है, किस रीजन की वजह से ये ओपिनियन जो है वो एडवर्स हुआ है. तो बताएंगे क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या बोलेंगे? ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ. एडवर्स में बोलेंगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू. और जो भी उसका रीजन है वो रीजन हम लोग कहां पे लिखेंगे? बेसिस फॉर ओपिनियन में लिखेंगे. अब आगे लिखते हैं qualified opinion due to unable to obtain the sufficient and appropriate audit evidences for the particular area. अब ओपिनियन पैराग्राफ में पहले इंट्रो सेम आएगा, उसको वापस में डिस्कस नहीं करता हूं. अब बात करती किसकी? ओपिनियन की. ओपिनियन में क्या लिखते हैं देखिए? इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द, क्या लिखा है? एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट गिवन इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू. तो जैसे मैंने कहा था हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अस ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर, क्या बोला है? एक्सेप्ट फॉर दी
पॉसिबल इफेक्ट, क्या बोला, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। ओके, अब बेसिस क्या है कि ग्रुप इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी XYZ कंपनी, अ फॉरेन एसोसिएट ड्यूरिंग द कंपनी सो एंड सो, अकाउंटेड बाय द इक्विटी मेथड, इज कैरिड सो एंड सो, कंसोलिडेटेड सो एंड सो, इंक्लूडेड इनकम सो एंड सो, वी अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द कैरिंग अमाउंट ऑफ ABC's इन्वेस्टेड इन XYZ। मतलब एक ग्रुप कंपनी है ABC कंपनी का, XYZ कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है उसका कैरिंग अमाउंट हमको नहीं पता चला, बाकी हमने ऑडिट किया लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की बात हमको नहीं पता चली। इसकी वजह से हम बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन वो जो ग्रुप का इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिली, तो वी अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। और उसके पॉसिबल इफेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, वो मैंने बेसिस में बता दिए। तो ट्रू एंड फेयर यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, ये होता है आपका क्या बोलो, क्वालिफाइड ओपिनियन। और बात करते हैं अभी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जहां पे उसको क्या नहीं मिला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। ओपिनियन के अंदर देखिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में ओपिनियन पैराग्राफ कैसे आएगा। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा गौरतलब करना पड़ेगा, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। अब सोए तो नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे सवाल बन सकता है कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर ऑडिटर अपना ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखेगा। यहां पे थोड़ा मामला चेंज होगा। सी फ्रेंड्स, जब भी मैं बात करता हूं क्वालिफाइड ओपिनियन की या एडवर्स ओपिनियन की, तो ओपिनियन पैराग्राफ में दो पार्ट आते हैं, इंट्रो और फिर आएगा आपका ओपिनियन। इंट्रो में लिखूंगा कि वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंस स्टेटमेंट सो एंड सो, उसका नाम टाइटल वगैरह लिखूंगा और फिर ओपिनियन लिखूंगा। एडवर्स में भी सेम करूंगा, लेकिन जब मैं डिस्क्लेमर देता हूं तो वहां पे ओपिनियन पैराग्राफ में इंट्रो नहीं आएगा, डायरेक्टली ओपिनियन आएगा। बताएंगे क्यों। इंट्रो में मैं क्या लिखता हूं, वी हैव ऑडिटेड, देखिए यहां पे वी हैव ऑडिटेड, क्वालिफाइड में वी हैव ऑडिटेड, उसके बाद एडवर्स में भी आएगा आपका वी हैव ऑडिटेड, और डिस्क्लेमर में जहां पे क्वालिफाइड ओपिनियन था वहां पर भी लिखा वी हैव ऑडिटेड। लेकिन जब मुझको इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला है और मैंने ऑडिट ही नहीं किया है, तो मैं वी हैव ऑडिटेड कैसे लिखूंगा। आई कैन नॉट से वी हैव ऑडिटेड, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी वर एंगेज टू डू ऑडिट, मतलब हमको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, बट वी अनेबल टू डू द ऑडिट। देखिए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर मैं ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखूंगा, मैं ये नहीं लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड द सो एंड सो, नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा वी वर एंगेज टू डू ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, जिसके अंदर बैलेंस शीट था, P&L था, कैश फ्लो था, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर इंट्रो में अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं लिखूंगा वी वर एंगेज टू डू ऑडिट, ये आएगा। मैं ये नहीं लिखूंगा वी हैव ऑडिटेड, बिकॉज मैंने ऑडिट ही नहीं किया हुआ है। मैं लिखूंगा वी वर एंगेज टू डू ऑडिट, मतलब हमको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया था, और ये रहा मेरा ओपिनियन। ओपिनियन में क्या लिखूंगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग सो एंड सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्राइब्ड मैटर्स in the basis for the disclaimer of opinion, मतलब because of the basis for the disclaimer of opinion we do not express an opinion, हम opinion express ही नहीं करेंगे, हम opinion express कर ही नहीं सकते because हमने audit ही नहीं किया है, because we have not obtained the sufficient and appropriate audit evidences to provide the basis for our audit opinion। opinion देने के लिए मेरे पास बेस ही नहीं है, तो मैं कैसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा। तो यहां पे ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जामिनेशन में सवाल देखने को मिल सकता है कि हाउ यू विल ड्राफ्ट द ओपिनियन पैराग्राफ इन केस द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो यहां पे जब आप लिखते थे दैट वी हैव ऑडिटेड, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे वी वर एंगेज्ड टू डू ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, फिर उसके बाद पीरियड आएगा, फिर उसके बाद डेट कवर्ड आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर इंट्रो में फिर आप ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे वी डू नॉट
express the opinion. क्या लिखेंगे? We do not express the opinion on the consolidated balance statement because of the matter described in the basis for disclaimer of opinion. क्यों करेंगे? Because of the matters given in basis for disclaimer of opinion, and we have not obtained sufficient and appropriate audit evidences. Okay, we unable to obtain what? The sufficient and appropriate audit evidences. तो बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में कैसा आएगा, ये एग्जामिनेशन में आपको सवाल देखने को मिल सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। साथ साथ क्या डिस्क्लेमर का बेसिस फॉर ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसके पे भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। देखिए बेसिस फॉर ओपिनियन क्या है, द ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर मींस इंपॉर्टेंट मतलब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको बेसिस लिखना है इसलिए इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन के लिए छोड़ो, आप छोड़ ही दो इसको। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, रीजन क्या है, अ ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन द जॉइंट वेंचर XYZ company carried at so and so on the group consolidated balance sheet which represent 90% of the group's net asset on so and so, we were not allowed to access the management and the auditors of XYZ company including XYZ company's auditors audit documentation. As a result, we were unable to determine whether any adjustment were necessary in respect of group proportional share of XYZ company's asset, that is control jointly proportional share of XYZ company liability for which it is jointly responsible in the proportional shares of XYZ इनकम। मींस व्हाट, ग्रुप ऑडिट करने के टाइम पे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैंक ऑडिट करने के टाइम पे हमको ग्रुप का इंफॉर्मेशन नहीं मिला जिसके अंदर 90% का असेट जो है उस ग्रुप से आता है, तो उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं मिला है। तो 90% अगर मेरे को एविडेंस नहीं मिलते, 90% पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं डिस्क्लेमर दूंगा दैट वी डू नॉट एक्सप्रेस द ओपिनियन, यही तो बोलूंगा। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा कि कौन से, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है तो आप किस प्रकार से जो है अपना ओपिनियन पैराग्राफ लिखोगे। ओके, तो ये आप थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। या फिर नेक्स्ट अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे फोर्थ वन कि ओपिनियन पैराग्राफ अंडर ऑल दिस थ्री, पहला कौन सा आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा आएगा एडवर्स ओपिनियन और तीसरा आएगा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को आप स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके हो गए, ये क्वेश्चन था कि कैसे आप क्या करेंगे एडवर्स ओपिनियन और उसको लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका क्या है, देखिए पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, बहुत सारे बच्चे मुझको सवाल पूछेंगे। हेलो, वेट अ सेकंड, यस आई गेस नाउ वॉइस इज क्लियर। तो बहुत सारे बच्चे मुझको सवाल पूछेंगे सर ऑडिट में आंसर कैसे लिखते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है। तो सी फ्रेंड्स, ऑडिट में ना किसी प्रकार का कोई तरीका नहीं है कि भैया ये पैटर्न है। अब जैसे लॉ में आप हो सकता है कि आपको कोई पैटर्न बता दे कि भैया पहले सेक्शन नंबर लिखना है, फिर उसके बाद केस स्टडी क्वेश्चन है तो आपको पहले फैक्ट लिखना है, फिर आपको प्रोविजन लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन ऑडिट के अंदर है ना ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला ही नहीं है कि आप जिस प्रकार से आपका आंसर लिखो। यू कैन सी हियर, ओके, पहले आपको तरीका बताया हुआ है, फिर SS705 का नाम लिखा हुआ है। आप ये पहले भी लिख सकते थे लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए एडवर्स ओपिनियन को लिखता है कैसे, एकदम पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, नीचे यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ, ओके, इसे पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर क्या हो सकता है, आपका आंसर हो सकता है। आपने बस सही सही आंसर लिखना है, तरीका चाहे जो भी हो। आप ये ओपिनियन पैराग्राफ को जो है वो पॉइंट में लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट सही है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, हाँ लिखोगे तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे पॉइंट वाइज फॉर्म में भी लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपको कोई फिक्स फॉर्मूला, कोई फिक्स फॉर्मेट में लिखना है। हाँ, अगर मान लो कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जिसके अंदर पॉइंट 1 2 3 4 आंसर है तो आप उसको पॉइंट वाइज मैनर में लिखो, साथ ही इसको भी पॉइंट वाइज मैनर में लिखेंगे तो इसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। बस शर्त यह है कि सही सही आपको आंसर लिखना है। ओके, कंडीशन एक ही है, सही आंसर लिखो, सही नंबर लेके जाओ। आई बात समझ में? ओके, तो आई गेस यहां तक जो है सारी की सारी बातें क्लियर है। तो बताएंगे मुझको यहां तक हमने SS705 में क्या कुछ देखा हुआ है। ओके,
तो SS 705 में हमने क्या कुछ देखा है उसको मैं रिवाइज करते हैं। तो SS 705 कहता है कि मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो व्हाट आर द रीजंस बाय विच हम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करते हैं। तो पहला रीजन क्या होगा कि भैया आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले और वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। और दूसरा रीजन आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस से नहीं मिले एंड यू अनेबल टू एक्सप्रेस दी ओपिनियन। ये भी क्या होता है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन ही होता है। ये दो उसके रीजन बताएंगे कौन कौन से प्रकार के ओपिनियन होंगे। तो बेसिकली ओपिनियन के दो प्रकार होते हैं, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। अब इसमें से कौन सा ओपिनियन कब आएगा, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और साथ साथ वो परवेजिव है और परवेजिव नहीं है। अगर परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नॉट परवेजिव। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो परवेजिव नहीं है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और मान लो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है साथ साथ वो परवेजिव भी है तो आप कौन सा ओपिनियन देंगे, एडवर्स ओपिनियन देंगे। अगर मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिला किसी पर्टिकुलर एरिया का तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। और मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के टाइम पे, फिर आप कौन सा ओपिनियन देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। फिर बताएंगे ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। क्वालिफाइड में बोलेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, एडवर्स में लिखेंगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, और डिस्क्लेमर में लिखेंगे दैट वी वर एंगेज टू डू ऑडिट ऑफ सो एंड सो, और फिर ओपिनियन पैराग्राफ में लिखेंगे that we do not express the opinion by the reason given in the disclaimer basis for the disclaimer of opinion and we are not able to obtain the sufficient and appropriate audit evidences और इस वजह से हमने अपना ओपिनियन नहीं दिया है। ये ओपिनियन का पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बताएंगे 705 के अंदर इतनी सारी बातें क्लियर है। दो तीन क्वेश्चन भी देखे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के जो आपके एग्जामिनेशन में जैसे कि तैसे आ सकते हैं। बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके, एक बार गो थ्रू करिएगा सारी पॉइंट्स को। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके सारे नोटिंग मैंने अपने क्लास में दिए हुए हैं, उसका एक स्कैनिंग करके मैं आपको उसका पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल दूंगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है वहां पे आप जा करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने क्लास में बाकायदा लिख के दिया है, जो एग्जामिनेशन में आप लिखोगे। फास्ट ट्रैक बैच के अंदर मैं आपको वही सारी बातें यहाँ पे शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ जहाँ पे क्वेश्चन बने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। इतना ही आपने फोकस करके इसको ठीक से क्लियर कर लिया तो फिर आपको एग्जाम्पशन तो पक्का आएगा। मैं गारंटी देता हूं ऑडिट के अंदर एग्जाम्पशन आपको पक्का मिल सकता है। बस आपने शिद्दत से इस फास्ट ट्रैक बैच को देखते रहना है। ओके, चलिए तो गो थ्रू करिएगा इन सारे पॉइंट्स को। 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको। चलिए तो आई गेस आपने अब तक जो हुआ है उसका एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है। चलिए अब बस 2 बातें बची हुई है इस ऐसे के अंदर, उसको फटाफट फिनिश कर लेते हैं। एक बात है दैट इज कि ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर क्या कुछ चेंजेस होंगे अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। देखो बच्चों, मैंने अब तक आपको ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ को नहीं पढ़ाया। ऐसे 700 के अंदर ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ था, लेकिन मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया था। बस ऐसे 705 के अंदर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है दैट कि ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैराग्राफ में कौन कौन से अमेंडमेंट्स होंगे। यानी कि रेगुलर तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ आएगा, लेकिन जबकि आप क्या दे रहे हो, एक डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, तो क्या कुछ अमेंडमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। तो अमेंडमेंट क्या करनी पड़ेगी, आप इंक्लूड करेंगे द फॉलोइंग। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको बता रहा हूं कि अगर मान लो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा तो ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या कुछ अमेंडमेंट करेंगे। तो 3 अमेंडमेंट आपको बेसिकली करने हैं। कौन से अमेंडमेंट? पहला, आप उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड टू इश्यू एंड रिपोर्ट। ओके, तो हमको ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया था और हमारा रिपोर्ट इश्यू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। ऐसा नहीं था कि मेरा ऑडिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, मेरा रिपोर्ट इश्यू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। मेरे को ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया गया था, मैंने ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी रिपोर्ट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आता है। सेकेंड थिंग, इसमें अंदर थोड़ा चेंजेस होगा। एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हाउएवर
बिकॉज ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब जो बेसिस फॉर ओपिनियन में मैटर्स हमने लिखे हुए उस मैटर की वजह से हमको ऑडिटर वाज नॉट एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस व्हिच इज द बेसिस फॉर द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अगर मेरे को कोई ओपिनियन देना था तो मेरे पास ऐसे ही होना चाहिए था, जो मेरे पास नहीं है, बिकॉज ऑफ द मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या लिखेंगे कि वी वर एंगेज और आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टू इशू द रिपोर्ट, but because of the matter described in basis for opinion for the disclaimer of opinion, we were not able to obtain the sufficient and appropriate audit evidences which will gives us the possibility or basis for the opinion, and the statement that our independence and ethical requirement SA 7 के हिसाब से required थी, जो मैं requirement पूरी भी कर चुका हूं। वापस एक बार कि अगर मान लो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, सुनो शांति से, अगर ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा तो ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में हम क्या कुछ लिखेंगे? हम लिखेंगे पहला दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू कंडक्ट द ऑडिट एंड टू इश्यू द रिपोर्ट। अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑडिट करो और इशू रिपोर्ट इशू करो, लेकिन हम ऑडिट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑफ द मैटर्स। कहां पे लिखे हैं? डिस्क्राइब्ड। कहां डिस्क्राइब्ड है? इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वी अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस व्हिच विल बी द बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग आवर ओपिनियन। मतलब ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए मेरे को SAE चाहिए और मेरे को SAE नहीं मिला है। और तीसरा, हम इंडिपेंडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी थी, साथ साथ एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरी करने की भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये दोनों बातें तो ऑलरेडी वहां पे होती ही होती है, बस ये सेकंड पॉइंट जो है वो एडिशनल अमेंडमेंट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में करना है। इस पे भी स्पेसिफिक सवाल बन सकता है कि व्हाट अमेंडमेंट्स यू विल मेक इन द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेसेस द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो ये क्वेश्चन जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन जो आप सोचेंगे कि अमेंडमेंट in the auditor responsibility when you express the disclaimer of opinion। तो ये अमेंडमेंट आपको करनी है। आई बात समझ में? कहा गया यस, ये अमेंडमेंट आपको करनी है। क्या अमेंडमेंट करनी है? आप बोलेंगे कि हमारी ऑडिट कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिपोर्ट इश्यू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट हम ऑडिट ही नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वी अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस व्हिच विल बी एबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन एंड वी वर इंडिपेंडेंट एंड एथिकल रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है, या फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। देखिए यहाँ पे अगर मैं डिस्क्लेमर ओपिनियन आपको दिखाता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में आपको दिख जाएगा। ये आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वाला रिपोर्ट और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ। ओके, 2 मिनट लगाइएगा और इसको पढ़िएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो ऐसे 705 के अंदर जो बाकी कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे वो हो चुके हैं। बस अभी एक ही पॉइंट बचा हुआ है जो है आपका नोट नंबर 6। ओके, क्या ये नोट नंबर 6 है?
क्या लिखा है? Consequences of an inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences due to a management impose the limitation after the auditor has accepted the engagement. Okay, what do you mean by this? देखिए, ऑडिट को एक्सेप्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्टेंस कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है, लेकिन फिर भी कंपनी पहले ऑडिटर को अपॉइंट करती है और फिर उसके बाद उसको एक लेटर भेजती है कि अपॉइंटमेंट लेटर है, हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं। फिर ऑडिटर कंपनी को एक एंगेजमेंट लेटर भेजता है कि भैया ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है। फिर उसका एक्सेप्टेंस कंपनी से आता है, तो फिर कंपनी का ऑडिटर वो अपॉइंट हो जाता है। उसके बाद अब उसके अंदर सारी बातें लिखी जाती है कि भैया मैं ऑडिट के लिए आऊंगा, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई शुड गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, आई शुड गेट द अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन, आई शुड गेट एक्सेस टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। तो ये सारी बातें मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है और फिर ऑडिटर को अपॉइंट करता है। अब अगर मान लो पहले तो सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर दिए थे कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन देंगे, वगैरह वगैरह सब दे दिया, लेकिन ऑडिट करने के टाइम पे या ऑडिट करने के दौरान अगर ऑडिटर के स्कोप पे कोई लिमिटेशन लगा दिया, मतलब हम आपको कहेंगे कि भैया आप ऑडिट करेंगे लेकिन सेल्स को ऑडिट नहीं करेंगे, आप ऑडिट करेंगे लेकिन सैलरी को ऑडिट नहीं करेंगे, आप ऑडिट करेंगे असेट को ऑडिट अप नहीं कर सकते, मतलब हमने ऑडिटर के स्कोप पे क्या कर दिया है, लिमिटेशन। वैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर का स्कोप जो है वो कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। इंटरनल ऑडिटर का स्कोप जो है वो मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स मिल मिला के खुद डिसाइड कर लेंगे, लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप जो है वो कंपनीज एक्ट डिसाइड करता है। इसका स्कोप कोई कम या ज्यादा नहीं कर सकता है, और अगर कोई इस स्कोप को कम कर रहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशन ऑन स्कोप। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऑडिटर क्या बोलेगा, तो इन दैट केस ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा, लेकिन उसको करने का एक प्रोसीजर है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 सारी बातें वही है, लेकिन नीचे एक जो चार्ट है, इस चार्ट से सिंप्लीफाइड मैनर में ये कवर हो जाएगा। तो अगर मान लो ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं कर पाता है बिकॉज उसके स्कोप पे लिमिटेशन लगाया है, तो वो क्या करेगा। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि ऑडिटर को बताया गया कि आप इसको ऑडिट नहीं करेंगे, डायरेक्टली चला गया अपना रिपोर्ट अमेंड कर दिया या अपना रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया, ऐसे नहीं होता है। तो पहले वो क्या करेगा, रीजन पूछेगा, मैनेजमेंट ऐसा आप क्यों कर रहे हो, और उसको रिक्वेस्ट करने का कि प्लीज ऐसा ना करिए, हमको अपना काम करने दीजिए, प्लीज हमको इस ऑडिट करने से मत रोकिएगा, बिकॉज अगर आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो हम ऑडिट कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिएगा, प्लीज मैनेजमेंट इस लिमिटेशन को रिमूव करिए, इस लिमिटेशन को रिमूव करिए। तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। अगर मैनेजमेंट उस लिमिटेशन को रिमूव करता है, मतलब परचेस को ऑडिट करने से मना कर दिया था लेकिन परचेस का इन्फॉर्मेशन दे दिया, बोलो ठीक है चलो गलती होगी हमारे से, ये रही परचेस की इन्फॉर्मेशन, तो आप ऑडिट के साथ आगे बढ़िएगा, अपना रिपोर्ट जो भी है वो दीजिएगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट करने के बाद भी मैनेजमेंट उस लिमिटेशन को रिमूव नहीं करता है, मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू रिमूव दैट लिमिटेशन, देन इन दैट केस आप डायरेक्टली अपना रिपोर्ट अमेंड नहीं करेंगे, फिर आप उनके हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। फिर मैनेजमेंट आप हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, आप हमको ऑडिट करने से रोक रहे हो, हम टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे, टीसीडब्ल्यूजी ऑडिट कमेटी। ओके, तो मैनेजमेंट ने नहीं बोला तो ऑडिट कमेटी अगर कंपनी के पास है तो ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे, भैया प्लीज देखिए आपका मैनेजमेंट हमको ऑडिट करने के लिए नहीं दे रहा है, आपका मैनेजमेंट हमको ऑडिट करने के लिए हमारे स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू द ऑडिट। तो फिर अगर लिमिटेशन रिमूव नहीं किया तो आप मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन करेंगे एंड यू ट्राई टू परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, ट्राई टू परफॉर्म what the alternative audit procedure, try to perform the alternative audit procedure। सर ये कैसे होता है, एक सिंपल केस समझते हैं। आपने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में सुना होगा, ऐसे 580 के अंदर हमको वही पढ़ना है। व्हाट इज दिस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। अगर मान लो ऑडिटर को डेटर्स के बैलेंस को कंफर्म करना है तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर अपना एक लिस्ट बनाता है सैंपल बेसिस पे कि आपके टोटल डेटर में से इतने इतने डेटर्स को मैंने लेटर भेजना है, प्लीज इसका अरेंजमेंट करिएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट बोलता है कि मैनेजमेंट आप बाकी सबको भेज सकते लेकिन ये 3-4 लोगों को नहीं भेज सकते,
बोले क्यों नहीं बेच सकते, ये आपके लिमिटेशन ऑन स्कोप हो गया, बिकॉज आप ऑडिट करना चाहते हो लेकिन आपको ऑडिट नहीं करा दिया आपको कराया नहीं दिया जा रहा है कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, आप इनको लेटर नहीं बेच सकते, तो आप मैनेजमेंट को नहीं पूछेंगे मैनेजमेंट ऐसा क्यों, प्लीज हमको ये करना दीजिए, प्लीज हमको ये लेटर लिखने के लिए, लेटर देने के लिए अलाउ कीजिएगा। अगर उन्हें अलाउ किया तो आप लेटर भेजिएगा, और अगर मना किया तो आप टीसीडब्ल्यूजी के पास, टीसीडब्ल्यूजी देखो हम इन डेटर्स को इन्फॉर्मेशन, हम इन डेटर्स को लेटर भेजना चाहते हैं लेकिन आपका मैनेजमेंट हमको लेटर देने से मना कर रहा है, प्लीज उनको बोलिएगा कि हमको लेटर भेजने से अलाउ करे। मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को बोला, और अगर मान लो उसके बाद भी अगर आपको लेटर भेजने से मना किया जा रहा है तो आप अपने से या कुछ और प्रोसीजर करके उनको लेटर भेज करके उनसे बैलेंस कंफर्मेशन लीजिएगा, बिकॉज मैनेजमेंट तो आपको भेजने से मना कर रहा है, तो आप अपने से भी उनका इंफॉर्मेशन निकाल करके उनको खुद से भी लेटर भेज करके उनसे बैलेंस कंफर्मेशन ले सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। आप कंपनी के थ्रू जाने की गरज नहीं है, आप अपने से कोई और ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवा सकते हो। तो वापस एक बार, अगर मान लो आपको ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया है लेकिन ऑडिट करने के दौरान आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाया है, तो पहले क्या करिए, रिक्वेस्ट करिए मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट प्लीज इस लिमिटेशन को रिमूव करिएगा। अगर उन्होंने लिमिटेशन को रिमूव कर दिया तो आप ऑडिट के साथ कंटिन्यू करिएगा। अगर मान लो मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया कि भैया हम ये लिमिटेशन रिमूव नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे और साथ साथ ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे। और अगर मान लो उसको करने के बाद भी आपको SAE नहीं मिलता है, मतलब उसको आपने लेटर भेजा वहां से रिप्लाई भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो अगर मान लो उस लिमिटेशन ऑन स्कोप का अगर इफेक्ट परवेजिव नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। अब इफेक्ट मतलब आप बोलेंगे पॉसिबल इफेक्ट, बिकॉज यू अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। तो जो स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाया है उसकी वजह से अगर मान लो आप अपना ऑडिट नहीं कर पा रहे हो और उसका इफेक्ट, पॉसिबल इफेक्ट अगर आपको मटेरियल लगता है लेकिन वो परवेजिव नहीं है, तो अपना ओपिनियन मॉडिफाई करिएगा, उसका क्वालिफाइड ओपिनियन दीजिएगा। और अगर मान लो लगता है कि पॉसिबल इफेक्ट जो है वो मटेरियल होने के साथ साथ क्या है, परवेजिव भी है, तो आप क्या दीजिएगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दीजिएगा, मतलब कहेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। और अगर मान लो आपको लगता है कि भैया इसका ऑडिट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। बायजूस के साथ ऐसे ही हुआ है, बायजूस के ऑडिटर ने अपना रिजिग्नेशन दे दिया, क्यों, बिकॉज उनको लगा कि भैया इस ऑडिट को करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, हमको इस ऑडिट करने के बाद भी कुछ पता नहीं चलेगा, हम अपना ओपिनियन ही नहीं दे सकते इसके ऊपर। अगर हम अपना ओपिनियन नहीं दे सकते तो खाली पीली ऑडिट करके फीस देने का क्या मतलब है, वी आर रिजाइनिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, हमको ऐसा फालतू वाला ऑडिट करना ही नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, अपना एंगेजमेंट विड्रॉ करेंगे। वापस एक बार, अगर मान लो आपको पता चला कि लिमिटेशन ऑन स्कोप है, आपने रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट अगर उन्होंने अपहोल्ड नहीं किया, अगर वो लिमिटेशन रिमूव नहीं किया, तो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करिएगा और साथ साथ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करिएगा। उसके बाद भी अगर आपको एविडेंस नहीं मिले तो आप देखिएगा कि पॉसिबल इफेक्ट जो है वो मटेरियल है और साथ साथ परवेजिव नहीं है। अगर मटेरियल है और परवेजिव नहीं है तो आप अपना ओपिनियन क्वालिफाई करिएगा, और अगर मान लो पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है और साथ साथ परवेजिव है तो एक तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेमर दीजिएगा या फिर साथ साथ अपने ओपिनियन से, अपने एंगेजमेंट से विड्रॉ करिएगा। तो ये एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ और ये सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इनएबिलिटी टू ऑब्टेन sufficient and appropriate evidences due to limitation on scope, ड्यू टू लिमिटेशन ऑन स्कोप। ओके, तो ये 6 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपका SS 705 जो है वो कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन, रीजन क्या है कि फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है एंड यू अनएबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओपिनियन, भैया अनमॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड के अंदर क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ये जो प्रकार के ओपिनियन है वो आप कौन से सिचुएशन में देंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हिच टाइप ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस। अगर मान लो मटेरियल में स्टेटमेंट है, परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड दे दो, मटेरियल में स्टेटमेंट है और परवेजिव भी तो एडवर्स ओपिनियन दे दो। अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले किसी पर्टिकुलर एरिया के तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो, और सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले किसी भी एरिया के तो आप डिस्क्लेमर दे दो। अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे यहां पे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ। यहां पे क्या बोलोगे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड परवेजिव तो बोलोगे नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर मान लो यहां पे जहां पे आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले तो आप बोलोगे ट्रू एंड फेयर व्यू, यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर दी
पॉसिबल इफेक्ट, एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। आई बात समझ में? और अगर मान लो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो आप क्या बोलोगे? दैट वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन, मतलब आप बोलेंगे दैट वी डू नॉट एक्सप्रेस दी ओपिनियन। ओके, तो ऐसा कुछ वर्डिंग आएगा। इस पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं? सवाल बनेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन यूज से, उसका डिफरेंशिएशन बताओ एडवर्स के अंदर, क्वालिफाइड के अंदर, डिस्क्लेमर के अंदर, और फिर आप अपना ओपिनियन पैराग्राफ कैसे लिखोगे अंडर क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ओपिनियन पैराग्राफ लिखना भी आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर आएगा कि अगर मान लो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो तो उसके अंदर आपका ओपिनियन पैराग्राफ क्या आएगा? तो ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर आप क्या लिखेंगे कि we were engaged to do audit of so and we do not express our opinion because the matters given in the basis for opinion for disclaimer of opinion and we are not able to obtain the sufficient and appropriate audit evidences। देखिएगा ऐसे वाले क्वेश्चंस का अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस ठीक से करा हुआ है तभी यू विल बी एबल टू आंसर इट। आप बस पढ़ के जाओगे ना, कुछ नहीं होगा। आप कितना ही जितना चाहे फास्ट ट्रैक बैच देख लो, लेकिन जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ऐसे वाले एक दूसरे क्वेश्चंस के, यू विल नॉट गेन एन कॉन्फिडेंस कि कैसे आंसर्स को एग्जामिनेशन में लिखते हैं। तो मेक श्योर करना है कि आप लोग आंसर्स का राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ साथ आपका रिवीजन और साथ साथ आपका राइटिंग प्रैक्टिस, ये तीनों जब एक साथ आएंगे तभी ऑडिट का प्रिपरेशन सही ढंग से हो सकता है। और साथ साथ एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस बाकी जो है उसको आप अगर देख रहे हो तो बिना राइटिंग प्रैक्टिस का आप ऑडिट के अंदर अगर क्वेश्चन, ऑडिट के अंदर अगर आप आंसर्स के नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो गलत है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना होगा। इक्का दुक्का ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने पड़ेंगे तभी वो दिमाग में बैठ जाएंगे। उसके बाद अगर मान लो आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ अगर आपको अमेंड करना है, ओके सॉरी, अगर मान लो आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है तो आप अपने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में क्या क्या अमेंडमेंट करोगे? तो क्या क्या अमेंडमेंट करोगे? तो यहाँ पे देखिएगा अमेंडमेंट होगा बस एक ही जगह पे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखोगे कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ऑडिट को कंडक्ट करना, ऑडिट रिपोर्ट इशू करना और वी आर इंडिपेंडेंट एंड एथिकल रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया है। लेकिन बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वी अनेबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस व्हिच इज द बेसिस फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट वन, अगर मान लो आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिलते हैं बिकॉज आपके लिमिटेशन स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगाए हैं, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करना, आप पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना, मैनेजमेंट प्लीज इस लिमिटेशन को रिमूव करो। रिमूव किया तो विल प्रोसीड विद द ऑडिट। और अगर मान लेते हैं मैनेजमेंट ने फिर भी रिफ्यूज किया तो आप टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करिएगा, यू ट्राई टू परफॉर्म द ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। यहां पे मैंने आपको SA 580 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का एग्जाम्पल दिया था, वो यहां पे याद रखना है। और अगर उसके बाद भी यू विल नॉट एबल टू ऑब्टेन दी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, देन इन दैट केस आप देखिएगा कि जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल है, साथ साथ परवेजिव अगर नहीं है तो आप अपना क्वालिफाइड ओपिनियन दीजिएगा, ट्रू एंड फेयर यू एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। और अगर मान लो पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल के साथ साथ परवेजिव भी है तो अपना डिस्क्लेमर ओपिनियन दीजिए, वी डू नॉट एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। एंड अगर आपको लगता है कि आपको ओपिनियन, अगर आपको ऑडिट ही नहीं करना है तो आप क्या करिए, उस एंगेजमेंट से विड्रॉ करिएगा। सही बात है। तो ये रहा क्या बोला आपका SA 705। एक बार चेक करता हूं कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के अंदर कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है जो कि डिस्कशन करना था। ठीक है, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट चेक कि क्वेश्चन बचा तो नहीं है। यस, तो इंस्टीट्यूट के थियोरेटिकल क्वेश्चंस के अंदर के सारे क्वेश्चन जो है वो अपने कवर हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योर 705। अगर आपको चाहिए तो आप ये क्वेश्चन का लिस्ट जो है वो आप अपने नोटबुक के अंदर कॉपी कर सकते हो। ओके, स्क्रीन को मैं बस स्लाइड करूंगा, आप अगर चाहते हो तो इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक के अंदर कॉपी करिएगा। इन्हीं क्वेश्चंस पे थोड़ा फोकस रख करके उसका प्रैक्टिस कर करके आप एग्जामिनेशन में जा सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है इन द एग्जामिनेशन, ताकि आपका प्रिपरेशन सही रहे। ठीक है, आई गेस 700 यानी कि लेक्चर नंबर 1 जो 700 का था और लेक्चर नंबर 2 जो फास्ट ट्रैक बैच का 705 का है वो आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर
वीडियो के अंदर विद द न्यू एसे अंडर द SS 700 सीरीज. टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.